वेलकम टू अमेडू। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी का 4th चैप्टर क्लाइमेट इसको पढ़ेंगे। देखो, जब हम क्लाइमेट का नाम लेते हैं तो हम बहुत बड़ी एरिया की बात करते हैं और एक लंबे टाइम पीरियड की बात करते हैं, अबाउट मोर देन 30 ईयर्स। तो हम कहते हैं कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ श्रीलंका, क्लाइमेट ऑफ एशिया, इस तरह। और दूसरा जो वर्ड है वेदर, जब हम वेदर की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट अ स्मॉल प्लेस एंड नॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बल्कि एक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आज का वेदर अच्छा है, फाइन है, कल का वेदर रेनी था, ये हम कह सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि आज का क्लाइमेट। तो वेदर एक छोटे प्लेस के लिए और एक दिन के लिए या किसी एक ख़ास समय के लिए होता है, और क्लाइमेट बहुत बड़ी एरिया में और बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। इस पूरे वर्ल्ड को कई क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ की क्लाइमेट अलग अलग तरह की होती है। इंडिया की क्लाइमेट को हम मानसून टाइप क्लाइमेट बोलते हैं, क्योंकि ये मानसून विंड्स से प्रभावित होती है। पूरे देश में एक जनरल पैटर्न तो क्लाइमेट का लगभग एक जैसा ही पाया जाता है, लेकिन रीजनल वेरिएशंस भी पाए जाते हैं अलग अलग हिस्सों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो देखते हैं कि टेम्परेचर में राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मियों में टेम्परेचर पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। विंटर में देखें तो जम्मू कश्मीर के द्रास में -45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में देखा जाए तो जाड़े के दिनों में भी टेम्परेचर 22 डिग्री तक ही रहता है। तो बहुत वेरिएशंस हैं टेम्परेचर में। इसी तरह प्रेसिपिटेशन में भी काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है साल में, जबकि वेस्टर्न राजस्थान में, लद्दाख में देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं हो पाती। इस तरह से रेनफॉल यानी कि प्रेसिपिटेशन में भी काफ़ी डिफरेंस पाए जाते हैं, वेरिएशंस पाए जाते हैं। कोस्टल एरियाज़ जो होती हैं, समुद्र के किनारे वाली एरियाज़ होती हैं, वहाँ पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी काम करता है और सी ब्रीज, लैंड ब्रीज चलती हैं, जिसके कारण टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम इंटीरियर की बात करें, जो हिस्से समुद्र से दूर हैं, वहाँ पर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जाड़े में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इसका रीज़न है कि देयर इज़ नो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। नॉर्दर्न प्लेन्स में देखा जाए तो जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, रेनफॉल कम होती जाती है। तो सवाल उठता है कि हमारे क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो देखो, हमारे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में 6 फैक्टर्स दिए हुए हैं हमारे यहाँ पर। पहले में आता है लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम नॉर्थ में या साउथ में बढ़ते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। सिमिलरली एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसीलिए हम लोग गर्मियों में हिल स्टेशंस पर जाते हैं ताकि गर्मी से बचाव हो। तीसरा जो फैक्टर है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम जो है किसी भी एरिया का, ये भी लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी विंड जब चलती है तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की ओर चलती है। और ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन्स क्यों क्रिएट होते हैं? ड्यू टू लेस एंड मोर हीटिंग ड्यू टू सनरेज। तो जहाँ सनरेज की हीटिंग ज़्यादा होती है वहाँ टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो हो जाता है, और जहाँ हीटिंग कम होती है, सनरेज का प्रभाव कम होता है, वहाँ पर ठंडक होती है, टेम्परेचर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है। ठंडक में टेम्परेचर लो होगा लेकिन प्रेशर हाई होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है।
डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसे हम कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोलते हैं, ये भी प्रभावित करती है किसी भी जगह के क्लाइमेट को। और समुद्र के किनारे वाले हिस्सों में दिन में सी ब्रीज चलती है जो कि ज़मीन को ज़्यादा गर्म नहीं होने देती, और रात में लैंड ब्रीज चलती है जो कि ज़मीन को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देती। और इस तरह से मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी कोस्टल एरियाज़ को मॉडरेट क्लाइमेट में मेंटेन रखता है। इसके अलावा ओशन करेंट्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं, वार्म करेंट्स एंड कोल्ड करेंट्स, एंड दीज करेंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ मूविंग वाटर इन द ओशियंस। और वार्म करेंट्स से आने वाली हवाएं एडजॉइनिंग एरियाज़ को वार्म बनाती हैं, जबकि कोल्ड करेंट्स के ऊपर से बहती हुई हवाएं पास में जो भी कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, जो भी रीजन है, वहाँ के टेम्परेचर को फॉल कर देती हैं और ठंडक कर देती हैं। अंत में रिलीफ जो है, रिलीफ फीचर इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमिन द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। जैसे कि माउंटेन्स, हमारे यहाँ नॉर्थ में जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, ये नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देते हैं, नॉर्थ से आने वाली ठंडी और ड्राई विंड्स को। नहीं तो हमारा देश भी एक कोल्ड कंट्री होता। तो दे कैन अफेक्ट, रिलीफ फीचर्स कैन अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। तो माउंटेन हो या फिर प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, मार्शी एरियाज़ हैं, प्लेटोज़ हैं, वैलीज़ हैं, किस तरह का रिलीफ फीचर है, ये भी उस एरिया के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। तो इस तरह से 6 फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेटिक कंट्रोल्स कहे जाते हैं। इसके बाद हम इंडिया के क्लाइमेट की अब बात करेंगे। पार्टिकुलरली फैक्टर्स तो वही रहेंगे। लैटिट्यूड, इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, जो कि वेस्ट में रैन ऑफ कच्छ से मिज़ोरम तक जाता है, और इस तरह से हमारे देश को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाला जो हाफ पार्ट है उसमें हमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगी, और नीचे वाला जो पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट, ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलती है। सेकेंड फैक्टर एल्टीट्यूड की बात करते हैं। हमारे देश में अगर हम नॉर्थ में देखें तो हिमालयन माउंटेन रेंज है जिसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है, और कोस्टल एरियाज़ में देखें तो वहाँ पर एलिवेशन यानी कि हाइट 30 मीटर के करीब आती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो देयर आर डिफरेंसेस। तो माउंटेन का, हिमालयन माउंटेन का क्या प्रभाव पड़ता है? दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया यानी कि हमारे हिमालय के नॉर्थ से आने वाली हवाओं को वो रोक देता है, और यही रीज़न है कि इंडिया में सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में कम ठंडक पड़ती है। नहीं तो वहाँ से आने वाली हवाएं अगर हिमालय न रोकता तो हमारे देश का भी क्लाइमेट सेंट्रल एशिया जैसा ठंडा होता। फिर हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, प्रेशर एंड विंड्स की बात करते हैं। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, जो ज़मीन के सरफेस पे जो हवाएं चल रही हैं, दे आर क्रिएटेड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग बाय द सन रेज। दूसरा आता है अपर एयर सर्कुलेशन, और तीसरा आता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होता है वहाँ पर हीटिंग ज़्यादा होती है, इसलिए ये एक लो प्रेशर रीजन होता है। और इसके कंपैरिजन में जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, तो वो हाई प्रेशर रीजन होता है। तो वहाँ से हवाएं आती हैं हाई प्रेशर से ट्रॉपिकल रीजन की ओर। तो ये हवाएं जब इंडिया की ओर आ रही हैं तो इसका मतलब ये साउथ की ओर आ रही हैं। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसलिए अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स ये जो हैं अपने राइट में टर्न करती हैं, और इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया में एंटर करती हैं। ये हवाएं ज़मीन के ऊपर से ओरिजिनेट हो रही हैं, इसलिए इनके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होता है। सो दे आर अनेबल टू कॉज एनी रेन। तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो हमारे यहाँ आती हैं, दे आर ड्राई,
और इस कारण इंडिया को एक ड्राई लैंड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका रीज़न हम आगे देखते हैं। यहाँ जो कोरियोलिस फोर्स की बात हमने की, तो तुमको पता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन का मूवमेंट ईस्ट से वेस्ट होता है, इसलिए हमारी, इसका मतलब एक्चुअली में हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है। इसी कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मतलब ज़मीन के ऊपर, सिर्फ अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हवाएं हैं वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हवाएं अपने राइट में मुड़ती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ़्ट में मुड़ जाती हैं, एंड दिस इज़ ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। अब हम इंडिया के प्रेशर और विंड कंडीशन की अगर बात करें तो देखो, पहले हम विंटर की बात करते हैं। विंटर के सीज़न में हिमालयस के नॉर्थ में हाई प्रेशर होता है, हिमालय के ऊपर। ड्यू टू हाई प्रेशर वहाँ से कोल्ड और ड्राई विंड्स साउथ की ओर बहना स्टार्ट करती हैं। तो विंटर में तो हमारे यहाँ नॉर्थ से विंड आती हैं जो कि ड्राई हैं, दे डो नॉट कॉज एनी रेनफॉल। समर में क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया डेवलप होती है पूरे एशिया के इंटीरियर में और हमारे देश के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भी। ड्यू टू दिस क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर, विंड के डायरेक्शन में कंप्लीट रिवर्सल होता है, मतलब विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तुम्हें पता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही बहेगी। तो हमारे देश के साउथ में अगर हम जाएं, नीचे जाएं, तो इंडियन ओशियन के साउदर्न पार्ट में, साउथ इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर रहता है, जिस कारण वहाँ से विंड्स हमारे देश की ओर बहनी स्टार्ट हो जाती हैं इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। ये जो विंड्स हैं ये इक्वेटर पास करती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती हैं। अच्छा, when they will turn towards their right, towards the low pressure areas over the Indian subcontinent। ये जो winds आ रही हैं इंडियन ओशियन, साउथ इंडियन ओशियन से, ये मॉइस्ट हैं, मॉइस्चर से भरी हुई हैं, और जब ये आती हैं तो इंडिया में उनको लो प्रेशर मिलता है, तो ये लो प्रेशर उन विंड्स को अट्रैक्ट कर लेता है। इस तरह से ये हवाएं राइट में, यानी कि ईस्टर्ली डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। इन हवाओं को, इन विंड्स को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट। एक्चुअली वो साउथ से आ रही हैं, लेकिन इंडिया का लो प्रेशर जब उनको अट्रैक्ट करता है तो उनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाता है। दे एंटर इंडिया एंड since they are coming over the ocean they are moist and they cause widespread rainfall। और यही हमारे लिए मानसून है। मानसून हवाएं हमारी यही हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब हम बात करेंगे अपने सीजन्स की। जैसा कि तुम्हें बताया अभी कि इंडिया की क्लाइमेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो इस क्लाइमेट में डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न पाया जाता है। वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं एक सीज़न से दूसरे सीज़न में, और ये जो चेंजेस हैं वो इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री में ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं, ज़्यादा पता चलते हैं, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना तो टेम्परेचर में आता है और ना तो रेनफॉल में। इस कारण कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं पाया जाता, लेकिन सीज़न के जो वेरिएशंस हैं वो इंटीरियर पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया में हम 4 मेन सीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं: कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। तो यहाँ पर हम पहले कोल्ड वेदर सीज़न यानी कि विंटर की बात करेंगे। कोल्ड वेदर सीज़न हमारे देश में नवंबर में स्टार्ट होता है, फरवरी तक रहता है। दिसंबर जनवरी कोल्डेस्ट मंथ्स माने जाते हैं। साउथ से जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर फॉल होगा, यानी ठंडक बढ़ती जाएगी। और इसको अगर हम एग्जांपल से प्रूव करना चाहें तो चेन्नई में 24-25 डिग्री टेम्परेचर होता है, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में हम देखें तो 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है। डेज़ वार्म होते हैं, नाइट्स कोल्ड होती हैं। नॉर्थ में, नॉर्दर्न पार्ट में फ्रॉस्ट दिखाई देता है और हिमालयन स्लोप्स पर स्नोफॉल भी हमें देखने को मिलती है। विंटर में हमारे देश में
जो विंड्स होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि हिमालय के उस पार से आती हैं नॉर्थ ईस्ट से, और दे आर कमिंग फ्रॉम द लैंड एरिया, सो दे आर ड्राई। इसीलिए जाड़े के दिनों में सीज़न ड्राई होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होती। और तुमने देखा होगा कि हम लोग मॉइस्चराइजिंग लोशन का भी यूज़ करते हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये भारत में कहीं बारिश नहीं करती, लेकिन तमिलनाडु कोस्ट तक जब ये पहुंचती हैं तो वहाँ पहुंचने के लिए इन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स को बे ऑफ बंगाल में से होके गुजरना पड़ता है। और जब ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो ड्राई हैं, जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से पास होती हैं तो वहाँ से थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसीलिए जब ये हवाएं तमिलनाडु तक पहुँचती हैं तो दे कॉज रेन देयर, बट तमिलनाडु और आसपास के इलाके में ही केवल ये विंड्स बारिश कर पाती हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंडिया में ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहीं भी बारिश नहीं करती बिकॉज दे आर ड्राई। ड्यू टू लो टेम्परेचर, नॉर्दर्न पार्ट में हमारे देश में हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है एंड द विंड स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया। और यहाँ से जो विंड्स चलती हैं ये गंगा वैली से होते हुए बहती हैं फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से ये हवाएं ब्लो करती हैं। विंटर में स्काई क्लियर होता है, टेम्परेचर इज़ लो, ह्यूमिडिटी इज़ लो एंड वेरी लाइट विंड्स आर सीन। हमारे देश में विंटर का कोल्ड वेदर सीज़न का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से हमारे देश में आता है। ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है? दे आर लो प्रेशर सिस्टम्स जो कि ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी और उसके आसपास के इलाकों में। वहाँ से ये इंडिया तक आ जाते हैं ड्यू टू द जेट स्ट्रीम्स। वेस्टर्ली फ्लो नाम की जेट स्ट्रीम उनको यहाँ तक आने में मदद करती है। ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हमारे देश में प्लेन्स में बारिश लाते हैं विंटर में, और माउंटेनस एरिया में स्नोफॉल कॉज करते हैं, और ये हमारे लिए नीडेड है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। ये जो विंटर की रेनफॉल होती है ये बहुत थोड़े दिनों के लिए होती है। इसे लोकली हम महावत के नाम से जानते हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन ये रबी क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। अगर हम पेनिनसुलर पार्ट यानी कि साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर कोई भी वेल डिफाइंड कोल्ड सीज़न नहीं होता। देयर इज़ हार्डली एनी सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न। विंटर में वहाँ पर कोई विशेष चेंज हमें टेम्परेचर में नहीं दिखाई देता, और इसका रीज़न है कि कोस्टल एरियाज़ में मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी काम करता है और टेम्परेचर को ना तो ज़्यादा हाई होने देता है और ना तो ज़्यादा लो होने देता है। हॉट वेदर सीज़न के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। काइंडली वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ माई वीडियो for the hot weather season and the remaining part. Thank you.